तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में। मनोविश्लेषण सिद्धांत था, ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जो हमारा मन होता है यह 3 प्रकार से कार्य करता है। इन्होंने पागलों पर अध्ययन किया और इनके मन को जाना कि यह जो हमारा मन है वो किस प्रकार से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। मनोविश्लेषणवाद, जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत था ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। इनका जन्म था 6 मई 1856। स्थान था वियना, ऑस्ट्रिया। सिद्धांत था इनका मनोविश्लेषणवाद और जनक हो जाएंगे इसके सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि हमारा जो मन है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहा होता है। इन्होंने जब पागलों पर अध्ययन किया तो ये उनके पास बैठते थे कुछ टाइम और ये देखना चाहते थे, देखते थे बैठ करके कि ये अलग अलग सिचुएशन पर किस प्रकार, जब इंसान पागल हो जाता है तो क्या सोचता है, इनकी थिंकिंग क्या होती है। कुछ अलग विचार सोच रहे थे और कुछ अलग विचार सोच रहे थे। जब ये सिद्धांत इन्होंने पूरा विश्लेषण किया मन का, तब इनकी बहुत आलोचना हुई। लेकिन जब कोई भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, इसमें आलोचना भी होती है, प्रशंसा भी होती है। तो उसको ध्यान न देते हुए इन्होंने मन का विश्लेषण था वो लगातार आगे जारी रखा। बताया कि जो चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड, जी कितने परसेंट जो होता है इसमें चीज़ें हम बोलते हैं, केवल 10% ही चीज़ें भूल रहे होते हैं। बाकी जो हमारे मन में प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, उस मन के जो विचार आ रहे होते हैं, हम उनके द्वारा ही अपने आप जो हमारा मन है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य कर रहे होते हैं। जो वर्तमान समय में मन में विचार चल रहे होते हैं उन्हीं विचारों को अधिक महत्व प्रदान करना। चेतन मन में बताया इन्होंने कि जो हम प्रेजेंट में इस टाइम हम कौन सा कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ सिगमंड फ्रायड। जब सिगमंड फ्रायड पढ़ा रही हूँ तो हमें इसके बारे में मैंने अध्ययन करना है। इसके बारे में इन्होंने कौन कौन सी इसमें अवस्थाएं बताई मन की, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। यही विचार जो प्रेजेंट में मेरे माइंड में चल रहे हैं, समझा रहे हैं हम, केवल इन्होंने उस पर जोर दिया है। तो इन्होंने बताया अर्ध चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में इन्होंने बताया कि इसमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, कुछ समय मस्तिष्क पर जोर देकर याद किया जा सकता है। तो मस्तिष्क पर कैसे जोर देकर याद किया जा सकता है? मान लीजिए ये कोई बालक है, अब ये सुबह रेडी हुआ तो ये क्या करता है, चश्मा पहनता है। चश्मा पहनता है, अब अपना चश्मा रख कर के कहीं भूल गया, स्कूल जा रहा है तो ये 6 बजे से परेशान है 7 बजे तक स्कूल जाने के लिए और ढूंढ रहे हैं अपना चश्मा। अगर मैंने नहीं लगाया तो कहाँ पर मैं आज की पढ़ाई कैसे करूँगा। लेकिन 8 बजे का जब स्कूल है तो उन्हें 7:30 बजे याद आया। अब इनका, क्योंकि ये अपने मन पर या अपने मस्तिष्क पर किसका जोर दे रहे हैं, केवल ये यही सोच रहे हैं अपने मन में कि मुझे अपना चश्मा ढूंढना है किसी भी प्रकार से। तो इनके मन में जो विचार चल रहे थे इसमें इनको तुरंत ज्ञान नहीं हुआ, ये भूल गए इस वस्तु को रख करके। लेकिन जैसे ही ये स्कूल जाने से पहले आधे घंटे इन्हें पहले याद आ गया कि उस चश्मे को मैंने अपने बैग में रखा हुआ है, तो इनका ये जो कार्य हुआ ये किसके द्वारा हुआ, मस्तिष्क पर जोर देकर इन्होंने याद किया। तब इन्हें याद आया कि जो मेरा चश्मा है वो मेरे बैग में रखा हुआ है। इसमें देखिए बचपन की कुछ यादों को हम मस्तिष्क पर जोर देकर याद कर सकते हैं। अब बचपन की जो हमारी कुछ यादें होती हैं, बहुत ज़्यादा जब हम छोटे होते हैं तब तो उसमें यादें 3 या 4 साल के अंदर की हमें नहीं याद रहती। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं 6 साल से 8 साल से 10 साल के बीच में होंगे तो हम जिस चीज़ या जिस वस्तु से जिस
चीज़ों के प्रति हमारा लगाव रहता है। यदि हम लोग थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर देते हैं कि ये हमारा खिलौना था, इससे मैं खेलती थी, या फिर मेरी ये साइकिल थी, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उन पे यदि अपने मस्तिष्क पर जोर दे रहे हैं तो हमें क्या याद आ जाता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे अचेतन मन। अब हमारा आ जाएगा अचेतन मन, गुड कॉन्शियस माइंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें वह यादें होती हैं जो हमें याद करने से भी नहीं आती हैं। और ये हमारे मस्तिष्क का कितना भाग होता है, हम इसमें 90% चीज़ें भूल रहे होते हैं और जो याद होती हैं केवल 10% याद होती हैं। अब मान लीजिए कोई बालक है, ये कितने ईयर का है, 2 से 3 ईयर के बीच का। तो इस बालक को अपने बचपन में 2 से 3 साल के बीच में इसने क्या क्रियाएं की, या फिर कुछ ऐसे खिलौने थे जो इसे बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मतलब ये 90% अपनी चीज़ों को भूल चुका होता है और जो 10% है इसके माइंड में केवल रह जाती हैं। तो इस प्रकार का जो माइंड होता है, सिगमंड फ्रायड ने बताया कि उसे हम अचेतन मन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्रायड ने जो बताया है पर्सनालिटी के बारे में, कि जो हमारी व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है वो भी, उनको भी इन्होंने कई भागों में विभाजित किया है और हम लोग उसको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है। पहला था इड, दूसरा हो गया ईगो और तीसरा हमारा हो गया सुपर ईगो। इड में फ्रायड ने बताया इसमें व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं क्या होती हैं, वह आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति के लिए क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती हैं। इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करता है, केवल अपने सुख के लिए ही सोचता है। अब जो हमारी मूल आवश्यकताएं होती हैं वो कौन सी होगी, ये हमारा हो गया भोजन, और ये हो गया घर, तीसरा हो गया हमारा ये कपड़े। जब ये 3 आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति करता है तो वो सिगमंड फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं सोचता है। नैतिक मूल्यों के बारे में ना सोचकर ये केवल किसके बारे में सोचता है, केवल अपने सुख के लिए सोचता है। इसमें इड में फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति केवल सुख के बारे में जब सोच रहा होता है तो ये तीनों चीज़ें प्राप्ति करने के लिए वो किसी भी प्रकार से उसके पास आ रही हों, चाहे वो नैतिक कार्यों के द्वारा आ रही हों, चाहे अनैतिक कार्यों के द्वारा आ रही हों, लेकिन ये चीज़ें केवल व्यक्ति के पास इसमें आनी चाहिए। अब हम लोग दूसरा पढ़ने वाले ईगो या फिर अहम। इसमें व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, ईगो में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है तथा इसमें नैतिक मूल्यों की चिंता करता है। फ्रायड ने बताया हमारी सेकंड स्टेज ईगो में, इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में, कि जब ये व्यक्ति है, पहले में ये क्या कर रहा था, नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं कर रहा था, लेकिन जब सेकंड स्टेज ईगो में, तब ये देख रहा है हम कि इन जो आवश्यकताएं हैं इनको हम क्या करें, जो हमारी आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा, और फिर क्या था हमारा मकान, इन तीनों वस्तु की जब ये प्राप्ति करता है, जब व्यक्ति इन तीनों वस्तु की प्राप्ति करता है तो क्या करता है, इसमें नैतिक मूल्यों को चिंता करता है कि मैं किसी ऐसे कार्य के द्वारा ना करूं जिससे हमें समाज में थोड़ा सा डर हो, या फिर सोचा जाओ, या फिर जो हमारे घर या परिवार के लोग हैं वो क्या कहेंगे कि इसने जो कार्य किया है वो अनैतिक मूल्यों से किया है और हमारा व्यवहार जो है वो भी ठीक नहीं है। तीसरा हमारा हो गया सुपर ईगो। अब सुपर ईगो, इसमें व्यक्ति समाज के लिए अधिक सोचता है तथा समाज की अधिक चिंता करता है, किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करना चाहता है जिससे क्या हो जाए, समाज में उसका तिरस्कार हो जाए। अब मान लीजिए ये कोई लड़की है और ये कोई लड़का है, अब दोनों कौन सी कास्ट के हैं, ये हैं जनरल कास्ट के, ये हैं एससी कास्ट के। अब दोनों आपस में क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है
कास्ट की प्रॉब्लम आ रही कि ये जनरल कास्ट के हैं, ये एससी कास्ट के हैं। अब ऐसा ना हो कि हम शादी कर लें तो समाज से बाहर निकाल दिए जाए या फिर अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिए जाए। जब इस तरह की थिंकिंग हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है तो हम किस सुपर ईगो, तो फ्रायड ने क्या बताया कि वह जो थिंकिंग होती है वो किस में आ जाती है, सुपर ईगो में आ जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट मिलती है। पहली जो अवस्था थी वो थी मुखी अवस्था, इसे ओरल स्टेज। इसकी ईयर कौन सा होता है, 0 से 2 ईयर होता है। इसमें बच्चा जो काम भावनाएं होती है वो किसके द्वारा करता है, जीभ यह ओंठ के द्वारा करता है। अब जीभ या ओंठ के द्वारा कैसे होता है, जब एक छोटा बच्चा 0 से 2 साल का, तो वो क्या करता है, स्तनपान की क्रिया कर रहा होता है। तो स्तनपान ये अपने मुंह से करता है या फिर ओंठ या जीभ का जो प्रयोग कर रहा होता है। इसमें वह अपनी जो काम भावना होती है उसको क्या कर रहा होता है, आनंद प्राप्त कर रहा होता है। फिर हम गुदी अवस्था या फिर एनल स्टेज, इसकी जो एज होती है वो क्या होती है, 2 से 3 ईयर। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, मल त्याग के द्वारा, काफ़ी आप लोग देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं 2 या 3 से ईयर के बीच में ये क्या करते हैं, बहुत देर तक की क्या करेंगे, जब मल त्याग करने जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ बैठे रहते ही हैं, बुलाते रहो सुनते नहीं। तो उसमें भी इन्हें क्या होता है, एक तरह की जो अपनी काम भावना होती है उसमें भी सुख की प्राप्ति हो रही होती है। तीसरी स्टेज आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट हमारी आ जाएगी उत्तर लैंगिक अवस्था, पैलिक स्टेज। जो पैलिक स्टेज होती है ये कितने ईयर की होती है, 3 से 5 ईयर की। फ्रायड के अनुसार इसमें जो बालक होता है वो अपनी माता से अधिक प्रेम करता है और जो बालिका होती है वो क्या करती है, अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। ओडिपस, ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा हमारा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें जो पुत्र होता है वो अपनी माता से क्या करता है, अधिक प्रेम करता है, माता से अधिक प्रेम करता है। और जो पुत्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या करती हैं, अपने पिता से अधिक प्रेम कर रही होती हैं। इसीलिए कहते हैं कोई लड़की होती है तो क्या करती है, जो अपने होने वाले हस्बैंड को किससे कंपेयर करती है, अपने पिता से कंपेयर करती है। कहती जिस भी इंसान से मेरी शादी हो तो कैसा होना चाहिए, मेरे पिता की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी सुप्ता अवस्था या फिर लेटेंसी पीरियड। इसकी जो एज होती है वो 5 से 12 ईयर हो जाती है। इसमें फ्रायड ने बताया कि जो काम भावनाएं होती है या फिर जो सेक्स की जो फीलिंग होती है वो क्या हो जाती, वो थोड़ा सा बंद हो जाती। बच्चा अपने सेम जेंडर के साथ रहना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा अपने सेम जेंडर के साथ रहना शुरू कर देता है। जो लड़कियां होती हैं 5 से 12 ईयर में आपने देखा होगा लड़कियों के साथ में रहना पसंद करती हैं और जो लड़के होते हैं वो सेम जेंडर लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसके बाद में जननांगी अवस्था, जेनेटिकल स्टेज, इसकी जो एज होती है वो होती है 12 से 18 ईयर। 12 से 18 ईयर इसमें क्या होता है, इसमें किशोरावस्था भी चल रही होती है। जैसे आपने किशोरावस्था में देखा होगा जो लड़के होते हैं लड़कियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रायड ने इसमें बताया कि जो बालक होता है वो क्या होता है, विषम लैंगिक अवस्थाओं के प्रति अधिक आकर्षित होने लगता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सहमो नार्सिसिज्म। जो नार्सिसिज्म आ जाएगा इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, खुद के बारे में अधिक सोचने लगता है और स्वयं प्रेम की भावना जो होती है वो कैसे व्यक्ति के अंदर कैसी भावना आने लगती, बालक के अंदर स्वयं प्रेम की भावना। अब स्वयं प्रेम की जब भावना आने लगती है तब बालक क्या करता है, आपने देखा होगा कि 12 से 18 ईयर की एज में जो हमारे घर में बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी नायक या नायिका का कॉपी, जो हेयर स्टाइल हो गया है या फिर अपने आप के जितने कपड़े पहनने का तरीका है, शीशे में अपने आप को देखते रहेंगे काफ़ी टाइम तक, सोचेंगे हाँ मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। मतलब अपने आप से खुद में जो स्वयं प्रेम की भावना होती है वो यहाँ पर विकसित हो जाती है पूर्ण रूप से। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सुरक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म।
डिफेंस मैग्निज्म में फ्रायड ने बताया कि जो समायोजन एडजस्टमेंट किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। मान लीजिए किसी लड़की की शादी होकर के जब वो लड़के के घर पे जाती है तो वहाँ का माहौल कैसा रहता है? अलग तरह से रहता है। और उसको हो सकता है वो बहुत बड़े घर में रह रही हो, वहाँ पे उसे एक ही कमरा दिया जा रहा हो और उस कमरे में वो अपने आप को रहना सिखा रही हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी में कर रही हो। तो उसने क्या कर लिया है? उसने अपने आप को ढाल लिया है। समायोजन, इसी को सिगमंड फ्रायड ने कहा है समायोजन। ये क्वेश्चन हमारा बहुत, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं टेट या टेट या फिर सुपर टेट में, इम्पोर्टेंट भी है। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया कुसमायोजन। कुसमायोजन में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाता है? कुसमायोजन। कुसमायोजन कहलाता है जब कोई व्यक्ति अपने या घर में हो या फिर दूसरे के घर में 1 या 2 दिन के लिए भी गया हो और अपने आप को एडजस्टमेंट ना कर पा रहा हो, थोड़ा सा वह तनाव महसूस कर रहा हो, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? कुसमायोजन। कुसमायोजन के तत्व इन्होंने बताया। तनाव या स्ट्रेस, जब कोई व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहता है वह नहीं प्राप्त कर पाता है तो क्या उसके मन में आ जाता है? तनाव आ जाता है। अब बच्चे, अभी कुछ टाइम पहले सभी बच्चे किसकी तैयारी कर रहे थे? केवीएस एग्ज़ाम की। अब केवीएस एग्ज़ाम के लिए कुछ बच्चे तो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अब वो क्या प्राप्त करना चाह रहे थे? केवीएस की जॉब, और उसमें वो सेलेक्ट ना हो पाए तो उनके मन में क्या आ जाएगा? एक तनाव का माहौल पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया दबाव, कंप्रेस। कंप्रेस में फ्रायड ने बताया जब कोई बालक परीक्षा की तैयारी करता है तो क्या करता है? तो उसके मन में कैसा एक दबाव चल रहा होता है। हम या आप भी जब किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो रेगुलर हम लोग अपने जो समय है 8 से 10 घंटे स्टडी को दे रहे होते हैं। इसके बाद में तैयारी करते करते परीक्षा में कभी हम लोगों ने खाना खाया, कभी नहीं खाया, किस सिचुएशन में कर रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहे होते हैं, घर से उन्हें पैसे ना मिले या फिर उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, तो फिर वो बच्चे भी क्या होते हैं, उनके मन में एक दबाव उत्पन्न हो जाता है कि यदि केवीएस का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, इतना सारा खर्चा भी हो रहा है, तब क्या होगा। ये सारी चीज़ें जब सोचने लगता है तो इसमें क्या होता है, उनका जो मन होता है, मन में बहुत ही ज़्यादा दबाव उत्पन्न हो रहा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेस या फिर दबाव। नेक्स्ट हमारा आ गया कुंठा या फ्रस्ट्रेशन। जब किसी भी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह क्या कहलाती है? कुंठा कहलाती है। कुंठा कहलाती है जब हम किसी कार्य को बार बार एक ही एग्ज़ाम की तैयारी हम अगले 5 से 10 सालों के बीच कर रहे हैं और बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हमारे मन में उत्पन्न हो जाएगी? ये कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो सिगमंड फ्रायड ने बताया इसमें कि जब किसी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या हो जाता है? उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है या फिर कुंठा आ जाती है। नेक्स्ट हमारा हो गया दबाव। अब सिगमंड फ्रायड ने नेक्स्ट जो बताया था समायोजन में द्वंद्व या फिर कॉन्फ्लिक्ट। जब दो वस्तुओं का चुनाव एक साथ करने में हमारे मन में क्या हो जाए? बाधा उत्पन्न हो जाए। इस बाधा उत्पन्न होना हमारे मन में क्या कहलाता है? द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। अब कोई लड़की है, उसको 2 लड़के देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन वो अलग अलग समय पर ना आकर के एक ही दिन में उसे देखने के लिए आ गए। अब वो दोनों क्या थे? गवर्नमेंट जॉब में। तो लड़की के मन में अब ये बाधा उत्पन्न हो गई, तो मैं किसके साथ यहाँ पर किसको सेलेक्ट करूँ, किसके साथ शादी करूँ। अगर दूसरे दिन आए होते या फिर वहाँ की, तब उस परिस्थितियाँ हमारे मन की क्या हो रही होती? अलग अलग होती। लेकिन यहाँ पर
अब एक साथ आने के कारण इनके मन में क्या उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी। सिगमंड फ्रायड की 3 पुस्तकें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पहली हो जाएगी स्वप्न विश्लेषण, दूसरी है इड एंड ईगो, तीसरी आ जाएगी अचेतन मन। अचेतन मन जो बुक है, इसमें सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन पर क्या किया है, सर्वाधिक बल दिया है। दोस्तों ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।